गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं ये सीबीएसई 7th क्लास हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है दैट इज ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ 1000 ईयर। और इसमें हम मेडुअल पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। हम फटाक से एक रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या किया है। हमने यहाँ पे दो चीजें इस चैप्टर में हमने मेनली जो देखी है कि एक तो कि हमें ये बताया गया कि हिस्टोरियंस कितनी स्टडी करते हैं, कितना एनालाइजेशन करते हैं किसी चीज के कंक्लूजन पे निकलने से पहले। दूसरा हमने देखा कि ये जो चैप्टर है ये पूरा इंट्रोडक्टरी है आपकी, जो भी आप इस मेडुअल पीरियड में आप पढ़ने जा रहे हैं, समाज, कौन कौन से डायनेस्टीज एंड ऑल, है ना। फिर हमने चैप्टर में देखा कि किस तरीके से अलिद ऋषि ने जो 1154 में जो मैप बनाया था, ज्योग्राफर जो थे वो किस तरीके से जो 1720 में फ्रेंच जो कार्टोग्राफर थे उन्होंने जो ये बनाया था उसमें कितने चेंजेस थे। तो हमने क्या देखा कि टाइम के साथ में जो मैप का जो टेक्नोलॉजी थी, यानी कि जो मैप वर्क था, यानी जो कार्टोग्राफर्स थे, उसमें भी काफी इवोल्यूशन आया और समय के साथ में एक एग्जैक्ट लोकेशन की तरफ हम चलते रहे। फिर हमने देखा कि भाषाएं किस तरीके से बदल जाती हैं ना समय के साथ में। पर्शियन का हमने देखा था, फारसी जिसको बोलते हैं, और उसमें हमने देखा था कि हिंदुस्तान और फॉरनर और ऐसे ही काफी सारे वर्ड हैं जिनको हमने उसके तहत, उदाहरण के तहत हमने समझने की उसको कोशिश की। फिर हमने देखा था कि कौन से ऐसे रिसोर्सेस हैं ना, कौन से ऐसे सोर्सेस हैं, रिसोर्सेस नहीं सोर्सेस कौन से ऐसे हैं जिनके ऊपर ये जो हिस्टोरियंस हैं ये सारी चीजें उसकी स्टडी करते हैं ना। तो हमने स्क्राइब्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड वो सब देखा था, कॉइन्स, है ना, इंस्क्रिप्शंस, इन सब के जो इसकी सोर्सेज हैं हिस्टोरियंस के। फिर हमने पिछली वीडियो में देखा था प्यारे बच्चों, थर्ड वीडियो में, अबाउट दी सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, है ना। उसमें हमने मास्क, कोरोना वाला मास्क जे, है ना, और हमने देखा था राजपूतों के बारे में ना, कि उनको किस तरीके से जो बार्ड्स थे, जो गाने वाले गायक थे, सांगी जिनको बोला जाता है, या पोएट्स थे, उन्होंने उनकी कैसे महिमा मंडन की थी, है ना। शिवरलिक कोड ऑफ कंडक्ट, है ना, उनकी लॉयल्टी और उनका जो साहस था, वेलर था, उस चीज को उन्होंने डिनोट किया। फिर हमने देखा प्यारे बच्चों की जो फॉरेस्ट है उसको बहुत एक हद तक मतलब क्लियर किया गया और वहां के जो इनहेबिटेंट्स थे वो किस तरीके से फिर धीरे धीरे उसी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का हिस्सा बनते चले गए और वही सब टैक्सेस एंड ऑल दे स्टार्टेड गिवन। और आज जो हम इस पार्ट में, जो फोर्थ पार्ट है आपका इस वीडियो का, उसमें हम देखेंगे रीजन एंड एम्पायर। प्यारे बच्चों, बेसिकली हमें ये कोशिश कर रहे हैं इस चैप्टर में कि एक सिर्फ टच देने का, है ना। हमने पिछली बार जातीस में भी देखा था कि जब हमने उसके कारण जो जातीस बनी थी, जो जाति पंचायत जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती थी पर्टिकुलर, तो अब ये बताना चाहते हैं कि जो वहां के रीजन इसलिए बोल रहे हैं कि वो तब तक कोई स्टेट नहीं था। जैसे आज स्पेसिफिक है कि इंडिया का ये जम्मू है, ये दिस इज लद्दाख एंड दिस इज हरियाणा, वैसे कोई स्पेसिफिक नहीं था। इस वजह से रीजन इसको बोला गया है। आप उसको एक पर्टिकुलर कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया आप समझ लें। एंड एम्पायर, यहाँ पे बेसिकली जो हम देखेंगे प्यारे बच्चों की, आप जानते हैं कि ये जो मेडुअल पीरियड है ना, 1000 साल का जो पीरियड है, इसमें डिफरेंट रूलर्स ने रूल किया है ना। मोनार्की, आपको ये टर्मिनोलॉजी यहीं पे समझने की जरूरत है प्यारे बच्चों। मोनार्की क्या होता है मुझे पता है कि आपको पता है। मोनार्की होता है जहां पे राजा का बेटा राजा बनता है, या राजा वाली, जहां पे एक ही रूल होता है, वहां पे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड ये वाली जो हमारी जो पावर शेयरिंग है ये नहीं हो रखी होती, वहां पे सिर्फ राजा का ही रूल चलता है, उसको बोला जाता है मोनार्की। तो अलग अलग मोनार्कीज ने यहाँ पे रूल किया, जैसे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, जैसे आपने दिल्ली में देखा कि दिल्ली सल्तनत ने किस तरीके से अपना एरिया बढ़ाया या घटाया, है ना। तो इसमें हम बेसिकली देखेंगे रीजन एंड एम्पायर। तो जैसे आप सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे अबाउट चोलास, थर्ड में आप अबाउट तुगलक्स, है ना, डिटेल में आप पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एंड फोर्थ में आप पढ़ेंगे मुगल्स के बारे में। तो जब हम इनके बारे में देख रहे हैं तो एक संस्कृत प्रशस्ति आई नो कि आपको पता है 6th में आपने पढ़ा ना, प्रशस्ति इन प्रेज ऑफ, जो इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते हैं। तो वहां पे एक जगह पे किसी पॉइंट ने कहा है कि जो गयासुद्दीन बलबन थे, जिन्होंने 1266 से 1287 तक, यानी कि 21 साल तक लगभग दिल्ली सल्तनत पर अपना हुकूमत चलाई, उनका जो एक एरिया था उसको एलोबरेट करने की कोशिश की है। साथ में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं प्यारे बच्चों, बलबन इज वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स ऑफ हिस्ट्री फॉर मी, है ना, मेरे लिए। मतलब मैं बलबन को क्योंकि जो बलबन है वो एक वाटर करियर था, जो पानी, मतलब उस समय पानी की कमी है अरेबियन, उससे वो था भी वो एक गुलाम, तो पानी को एक जगह से दूसरी जगह पे लाने ले जाने का वो काम करता था। और वहां से लेकर और एक ऐसा शासक बना कि 21 साल तक उसने दिल्ली सल्तनत के ऊपर, और वो मामलुक था, मामलुक यानी दास, है ना, दास था वो। और दास होने के बावजूद उसने जब खुद अपनी सत्ता अपने हाथ में ली तो उसने बहुत सारे अच्छे चेंजेस किए और बहुत ही एक डायनामिक
उसकी एक लाइफ स्टोरी है, जब हम उसको डिस्कस करेंगे देन यू विल सी। तो उसका एरिया बताते हैं कि जैसे आप देखेंगे कि हमारा इंडिया है, ये हमारा प्यारा भारत है ना, यहाँ पे पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में एक काबुल है ना, काबुल के बिल्कुल नीचे यहाँ पे एक जगह है गजनी, यहां से लेकर गजनी या गजन बोलते हैं, और ये जो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल, जो आज जो बांग्लादेश और जो हमारा स्टेट है वेस्ट बंगाल, यहां तक इनका एरिया तो नॉर्थ में, और इधर साउथ में केरला, आंध्र प्रदेश, ये सारा महाराष्ट्र, गुजरात, ये सारा का सारा इतना बड़ा एरिया उनका था बलबन का। कैसे पता चला हमने? प्रशस्ति के थ्रू, राइट। तो ये जो इनका एरिया जो बताया है कि भी इनका एरिया इतना था। तो हिस्टोरियंस कई बार इस चीज की रिसर्च मतलब ऐसा कहते हैं, ऐसा जब उन्होंने अनुमान लगाया कि ये है बड़ा अतिशयोक्ति है कि किसी मतलब गयासुद्दीन बलबन का इतना बड़ा एरिया नहीं हो सकता है ना। तो ये ऐसा लगता है कि जैसे झूठ लिखा है, प्रेज में जब हम किसी की करते हैं तो कई बार हम थोड़ा बहुत झूठ भी बोल देते हैं, तो उस कंक्लूजन के तहत। दूसरी चीज जो हिस्टोरियंस काफी माइन्यूटली कोशिश करते हैं रिसर्च करने की कि हर एक रूलर ये क्यों कहता है कि भी मेरा एरिया यहां तक है या मेरा एरिया यहां तक है, मतलब उसमें क्या वो अपनी मतलब इसके भी पीछे भी मतलब क्या लॉजिक है ना। क्योंकि जितने भी आए, चोलाज आए, तुगलक आए, दिल्ली सल्तनत, खलजी, सैयद, लोदीन, सबने अपने एरिया को एक मार्क दिया कि ये वाला एरिया जो है हमारे अंडर में आता है। तो इसके लिए भी जो हिस्टोरियंस है इसको एनालाइज करते हैं। तो जैसे हम देखते हैं, हमने देखा कि बलबन के बारे में और कि एरियाज किस तरीके से कम ज्यादा। तो जब 700 यानी हमने आपको पता है कब से कब तक की बात करें, यानी 700 AD में मैनी रीजन्स पोजेस्ड डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, एरिया एंड कल्चर। अब इसको यही बता रहे हैं प्यारे बच्चों, जो हमने देखा था कि जमींदार्स के अंडर में काफी जो जातीज हैं वो सब चीजें। तो इस समय तक यानी 700 तक जो ज्योग्राफी लोकेशन है ना, यानी कि जो किसी एक राजा के अंडर में या किंगडम के अंडर में या किसी एक छोटी रियासत के अंडर में, फिर दूसरा कोई और, तो छोटी छोटी रियासतों में अपना उनका क्या था, उनका अपना कल्चर था, उनकी अपनी जो है लैंग्वेज थी, उनका अपना एक रीजन था। तो यानी कि अलग अलग जगह पे डिस्टिंक्शंस थी उनकी एरिया में, उनकी लैंग्वेज में, राइट। तो एसोसिएटेड विद स्पेशल रूलिंग डायनेस्टी, और ये जो एक जगह पे जहां पे जिसका रूल हो गया, जैसे अगर आप फ्रांस में देखें, इंडिया में भी आप देखें, मुगल्स एक के बाद एक, फ्रांस में देखें लुई 1, लुई 2, लुई 3, लुई 4, लुई 16 तक, तो एक ही परिवार या एक ही स्पेसिफिक फैमिली उसको रूल करती थी उस पर्टिकुलर जगह को, है ना। तो अब इतने समय तक जब एक फैमिली कहीं पे रूल करती है तो वो कितना मिक्स हो जाती है चीजें। तो इस चीज की तरफ भी हमारा ध्यान खींचने की कोशिश की है। By 700, many regions possess distinct area on language and culture associated with special ruling dynasty, यानी कुछ जो स्पेसिफिक जो वहां पे थी वही उनको रूल करती थी। और ये जो अलग अलग एरियाज, जो छोटे छोटे अलग किंगडम्स बने हुए थे, इनके बीच में ज्यादातर कंफ्लिक्ट रहता था बिकॉज ऑफ एरिया या बिकॉज ऑफ सेफ्टी कंसर्न और सिक्योरिटी कंसर्न। टाइम एंड एक्सपेंशन ऑफ राइन डिफरेंट, नॉट इक्वली स्टेबल एंड सक्सेसफुल। जैसे आप देखेंगे प्यारे बच्चों, हमें इतिहास में अकबर के बारे में, अशोका के बारे में हमें बहुत बताया जाता है, और गयासुद्दीन बलबन का हो सकता है नाम आपने आज ही सुना हो, है ना। तो यानी कि जो राजा है ना, जो उसकी जो वंश है जिसने बहुत बड़े एरिया में मतलब सफलता प्राप्त की जीतने में, और उसका जो टाइम पीरियड है वो भी काफी तक रहा। जैसे मुगल भी आप देखें तो उन्होंने काफी सालों तक हमारे देश के ऊपर शासन किया। तो वो जो चीजें हैं, तो यानी कि हर एक डायनेस्टी, हर एक किंगडम इतना सक्सेसफुल नहीं रहा कि उसका क्या टाइम ड्यूरेशन भी लंबा रहा हो, जैसे जैसे हम चोलास, तुगलक्स और मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक बताने की कोशिश की है कि कुछ तो शायद एक साल ही अपना एक्सपेंशन किया और उसके बाद वो खत्म हो गए। उनका कोई जो नेक्स्ट जो भी सक्सेसर आया वो एक बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था या लीडर नहीं था। When Mughal Empire declined in 18th century, प्यारे बच्चों आप देखो ध्यान दे, 18th century यानी 1700 से लेकर 1799 के बीच में, जब ये मुगल डायनेस्टी जब धीरे धीरे उसकी पावर जब खत्म हुई, प्यारे बच्चों वैसे तो जो मुगल डायनेस्टी जो एंड हुआ था ऑफिशियली उसका बहादुर शाह जफर थे 1857 में, जो हमारा यानी 19th सेंचुरी तक चला था। यहाँ पे ये क्यों कह रहे हैं कि व्हेन मुगल एम्पायर डिक्लाइंड इन 18th सेंचुरी, ये क्यों कह रहे हैं डिक्लाइन का, इन्होंने खत्म नहीं कहा, क्योंकि औरंगजेब जो है वो 1707 में उनकी मौत हुई थी। 1707 में उनकी मौत हुई। औरंगजेब वन ऑफ द वेरी मतलब आप उसको क्रूअल भी कह सकते हैं, आप गुड एडमिनिस्ट्रेटर भी कह सकते हैं, मतलब उनके बारे में डिफरेंट क्योंकि हिस्टोरियंस अपनी अपनी उसमें वो बताते हैं। तो इसलिए औरंगजेब के बाद कोई भी एक अच्छा शासक नहीं आया
मुगल्स में, तो इसलिए वो डिक्लाइन हो गया। जब ये डिक्लाइन हुआ तो अब पता है कि अब मान लो मेरे अंडर में एक मेरी क्लास है, जैसी क्लास से टीचर बाहर जाते हैं तो बच्चे के अपने अपने बातें करने लग जाते हैं, तो उन्होंने अपना स्मॉल किंगडम बनाना, मतलब रीइमर्जेंस हो चुका था कि स्मॉल स्मॉल किंगडम्स को। But years of imperial altered in characteristic of the region, language and legacies left. तो हाँ, तो अब क्या है कि लेकिन चाहे वो थोड़े समय के लिए किसी ने रूल किया हो या एक लंबे समय के लिए रूल किया हो, तो वहां के जो पर्टिकुलर लोग थे, अब जो मुगल थे वो भारत से तो थे नहीं, बाहर से कहीं आके उन्होंने रूल किया, तो उनकी जो पर्टिकुलरिटी थी, है ना, वो कहीं ना कहीं उसमें उसका एक लेगेसी की तरह एक असर रहा, है ना। आप देखते हैं भीगा वगैरह, ये जो है ये मुगल्स का ही जो पैमाना है, हम धरती को जो आज भी नापते हैं, तो क्योंकि उन्होंने इतने साल हमारे साथ, हमारे ऊपर रूल किया या हमारे साथ उन्होंने समाज साझा किया, तो उसके बाद हम उन्हीं टर्मिनोलॉजी को आज तक भी हम लोग यूज करते हैं और कई चीजों में हम यूज करते हैं। मैनी डिस्टिंक्ट एंड शेयर ट्रेडिशन, तो अभी क्या हुआ कि जो आगे लोकल हैं उन्होंने कुछ तो उनके साथ ट्रेडिशन को शेयर किया, यानी कि एक मिक्स हो गया, और कुछ उनके डिस्टिंक्शन भी रहे। जैसे आप अभी भी देखते होंगे कि अलग अलग जाति में, अलग अलग राज्यों में कुछ रिचुअल्स अलग होते हैं ना, रस्में, रिचुअल्स। इकोनॉमी इलीट, अब वहां पे जो हर एक किंगडम की इकोनॉमी अपने किसी डिफरेंट हाई है या लो है या मीडियम है ना, वहां पे जो इलीट कल्चर है, उनको रहने का जो इलीट लोग हैं उनका क्या कल्चर है, राइट, या वहां का जो कल्चर है वो किस तरीके से, या जो उनकी लैंग्वेज है उसके ऊपर एक बड़ा ही इम्पैक्ट पड़ा। आप समझ रहे हैं ना, जो कि जब हम काफी समय तक एक जगह पे रूल करते हैं या हमारे ऊपर कोई रूल कर रहा होता है तो कई चीजें मिक्स हो जाती हैं, नॉट इन आइसोल। और ये सब सारी चीजें हो रही थी जो तो बट ऑब्वियस है, लेकिन आपके बुक में मेंशन है कि ये सब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह पे हो रहा था, वो दुनिया से पूरी कटिंग हो रखी थी और दूसरी जगह सारा मतलब आइसोलेशन में नहीं था, अकेले में नहीं था, ये एक मिक्स हो रहा था, है ना। क्योंकि मुगल्स ने लगभग पूरे भारत पे आप पढ़ेंगे इसको कि उन्होंने राज किया था, तो वो सारा का सारा जो है मतलब एक साथ पे ये सारे चेंजेस आ रहे थे ना, आइसोलेशन में नहीं था, एकांत में नहीं हो रहा था कि किसी पर्टिकुलर के साथ हो रहा है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, द रीजन्स फेल्ट द इम्पैक्ट ऑफ लार्जर पैन रीजनल फोर्सेस। अब मान लो मुगल लार्जर पैन रीजनल फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जब विविधताओं में एकता, यानी कि इंटीग्रेशन होना, दो चीजों का मिलना, तीन चीजों का मिलना, मिलकर एक नई चीज निकलनी, है ना। द रीजन्स फेल्ट द इम्पैक्ट, जितने भी रीजन्स थे जिनके बारे में हमने छोटे छोटे, उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, फेल्ट मतलब महसूस किया गया, ऑफ द लार्जर पैन रीजनल फोर्सेस, जो बड़ी बड़ी फोर्सेस, मुगल्स, चोलास, तुगलक, ऑफ इंटीग्रेशन, यानी उन्होंने इंटीग्रेशन में जो किया उसका एक इम्पैक्ट अलग से आप देख सकते हैं, विदाउट लूजिंग देयर डिस्टिंक्टिवनेस। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं जो किसी जाति की या पर्टिकुलर एक समुदाय की या रीजन की जो डिस्टिंक्शन थी वो भी कहीं ना कहीं जो है आज तक भी वो प्रिजर्व है ना, उसका इम्पैक्ट भी पड़ा, और लेकिन कुछ चीजें जो उनकी थी वो आज भी डिस्टिंक्टिव है ना, यानी कि बिल्कुल वैसी की वैसी जैसी उन्होंने शुरू में उसको वो इस्तेमाल करते थे। तो प्यारे बच्चों, आज का मैं चाहता तो आपके लिए इसी में ही एक साथ अगले वाले 2-3 टॉपिक क्लियर कर सकता था, बट मुझे लगा कि वो फिर एकदम बहुत ज्यादा हो जाएगा और शायद मैं उसमें जस्टिस नहीं कर पाऊंगा आप लोगों के साथ। प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, गुड लक।